हेलो दोस्तों केल के लीगल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई उसने पूरे देश को झकझोर दिया है, क्योंकि दोस्तों सार्वजनिक स्थल पर इतने खतरनाक आयुधों से यदि लोग ऐसे गोलीबारी कर रहे हैं तो हमारे देश का जो आम नागरिक है वह अब कितना सुरक्षित है। दोस्तों, खबरों के द्वारा बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाले को इस घटना के बारे में पहले से ही अंदेशा था कि उनकी हत्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, चश्मदीद गवाह प्रिंस जो हैं उन्होंने बताया कि जो पुलिस है वह मौका है वारदात पर 1 घंटा पश्चात आकर पहुंची। उसके अलावा दोस्तों, यह भी बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कमी कर दी गई, जिसके कारण ये घटना हुई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई सारे लीगल पॉइंट्स और कई सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो लीगल पॉइंट यहाँ पर उभर कर आता है वह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कार्य एक राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार यह कार्य जो है पुलिस के माध्यम से कराती है, और चूँकि पुलिस जो है वह राज्य सरकार के अंडर में कार्य करती है, इसका उपबंध जो है वह आपको अनुसूची 7 में राज्य सूची के विषयों में मिलता है। तो वहाँ पर इसके बारे में प्रावधान है कि जो पुलिस है वह पूरे राज्य सरकार के सुपरविज़न के अंडर कार्य करती है। दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर के तहत यदि कोई अपराध राज्य सरकार के क्षेत्र में होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी जो होती है वह राज्य सरकार की होती है कि आपके क्षेत्र में इस तरह का अपराध कैसे हुआ और आपको इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं थी। क्योंकि दोस्तों, पुलिस के पास में या राज्य सरकार के पास में कई सारी खुफिया एजेंसीज और गुप्तचर या गुट होते हैं जिनके माध्यम से वह इनका पता पहले से ही लगा सकते हैं ताकि इन अपराधों को पहले ही रोका जा सके। दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों राजाओं के काल में जब तो डिजिटलाइजेशन का इतना ज़माना भी नहीं था, फिर भी काफ़ी सुदृढ़ रूप से उस समय का राजतंत्र में जो गुप्तचर विभाग था वह कार्य करता था। उस समय पर जो गुप्तचर होते थे वह देशाटन करते थे, बेस बदल कर देशाटन करते थे, और कहीं पर कोई अपराध होता था तो उसको अपराध को होने से पहले ही वह रोक देते थे। राजाओं के सामने अपराधियों को पेश कर दिया जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस घटना का पता पहले से ही क्यों नहीं लगा। जब सिद्धू मूसेवालों को इस घटना का अंदेशा पहले ही था, वो कई सोशल साइट्स पर और मीडिया पर बता चुके थे, और जब वह पंजाब आए थे तो उन्होंने इस घटना के बारे में बताया था। इसी कारण से वह अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वह कांग्रेस के अंदर भी शामिल हुए थे, क्योंकि उन पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता था। तो यहाँ पर पुलिस विभाग के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसका पता उन्हें पहले से क्यों नहीं था। इतने खतरनाक आयुधों से दोस्तों 30 राउंड फायर किए गए AK-49, तो ऐसी बंदूकें इन लोगों के पास में कैसे आई दोस्तों। यहाँ तक कि हमारी जो पुलिस विभाग है उनके पास में AK-47 एडवांस गन तो छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है, नोट 2 शायद राइफल उनके पास में होती है। तो इतनी एडवांस गन कहाँ से आई दोस्तों, यह एक बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों, खबरों में यह भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो इस मामले के अंदर उनके परिवार वाले भी मांग कर रहे हैं कि CBI या NIA जांच करवाई जाए। कांग्रेस भी यह कह रही है कि इस मामले में जो है पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जाए। तो दोस्तों, हम इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस केस के अंदर जो पंजाब के CM हैं उन्होंने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की, और इसके अंदर हाई कोर्ट के द्वारा SIT टीम का गठन किया जा चुका है। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है दोस्तों। SIT का गठन सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार और हाई कोर्ट के द्वारा भी या केंद्र सरकार के द्वारा भी इसका गठन किया जा सकता है। SIT की में जो जांच होती है उसकी अध्यक्षता जो है उस टीम की अध्यक्षता रिटायर्ड जो जज होते हैं वो करते हैं, और जो भी इस कर्तव्य को सौंपता है उसी को यह जांच एजेंसी अपना जो जांच है वो सौंपती है। जैसे राज्य सरकार गठित करेगी तो राज्य सरकार, केंद्र करेगी तो केंद्र, और हाई कोर्ट करेगा तो हाई कोर्ट। SIT इसलिए गठित की जाती है इसमें दोस्तों क्योंकि ये एक स्वतंत्र एजेंसी है, ये बिना किसी दबाव के कार्य करती है, और स्पेशल यह किसी VIP केसेस में ही गठित की जाती है। इससे पहले भी दोस्तों SIT आपने सुना होगा काले धन के
ऊपर भी गठित की जा चुकी है। IPL फिक्सिंग, IPL 6 फिक्सिंग में भी की जा चुकी है। 2006 में गुजरात के दंगों में भी SIT का गठन हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों CBI की भी मांग जो है खबरों में उठाई जा रही है। CBI जो है दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि केंद्र सरकार के सुपरविज़न में या उसके अंडर में कार्य करती है। यह भी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के यह कार्य करती है। दोस्तों CBI कब वर्क करती है? जब देश विदेश स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं, उस स्तर पर कोई अपराध जैसे हत्या, घोटाले, भ्रष्टाचार या राष्ट्रहित से संबंधित अपराधों की जांच भारत सरकार की अनुमति पर CBI करती है। उसके द्वारा अगर सौंपा जाए तो CBI करती है। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से भी किसी आपराधिक मामले की जांच की जिम्मेवारी CBI को सौंप सकती है। इसके अलावा दोस्तों NIA की भी मांग इसमें की जा रही है। NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि मुंबई हमले और संसद हमले के बाद में NIA को गठित किया गया। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसका गठन हुआ। ये भी बहुत स्वतंत्र एजेंसी है और काफ़ी सुदृढ़ रूप से यह कार्य करती है। दोस्तों यह मानव तस्करी, जाली मुद्रा या नोट बैंकों से संबंधित कोई अपराध हो, प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री या निर्माण हो, साइबर आतंकवाद हो या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत कोई अपराध हो, वहाँ पर इसका गठन किया जाता है। दोस्तों हाल ही में आपको पता हो तो यासीन मलिक जो कश्मीर पंडितों की हत्याओं के पीछे शामिल था, उसके ऊपर भी NIA एजेंसी द्वारा जांच की गई और NIA कोर्ट द्वारा उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। मूल रूप से कह सकते हैं कि यह आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा इसमें किया गया। दोस्तों ऐसा किया गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी NIA को जांच सौंपी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग राज्य के अंदर की जा रही है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन संविधान की एक बहुत बड़ी प्रमुख विशेषता है। संकटकालीन स्थिति में संविधान में प्रावधान किए गए हैं कि देश संघात्मक से एकात्मक स्थिति में आ जाता है। ऐसा राष्ट्रीय हितों को महत्व देते हुए ऐसा उपबंध संविधान के अंतर्गत किया गया है। संविधान में इस तरह के उपबंधों में जो राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के पास ये राज्य सरकार की पूरी पावर चली जाती है और संसद जो है इसमें कार्य करती है। आपात उपबंध जो 352 से 360 में संविधान में दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर या वित्तीय आपात पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यहाँ पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इस आधार पर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो पंजाब राज्य में एक चुनी हुई सरकार है, एक बड़े बहुमत वाली सरकार है, तो यहाँ पर ऐसा लागू करना सही नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं प्रशासन को चकमा देकर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें इंतज़ार करना चाहिए SIT की रिपोर्ट का। निश्चित रूप से इसमें जांच में काफ़ी जो अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे ताकि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके। दोस्तों इसमें सज़ा जो है वह मेरा मानना है कि इसमें सज़ा पोटा एक्ट के अंदर दी जानी चाहिए। इसमें पोटा एक्ट जो है वह टाडा एक्ट है, जो कि टाडा एक्ट का पुनर्स्थापन करके ही बनाया गया। जो टाडा एक्ट है आपने सुना हो, संजय दत्त के ऊपर भी लगा था AK-47 गन रखने के कारण। दोस्तों इसका एक रोचक तथ्य यह भी है कि जो टाडा एक्ट है वह राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस के द्वारा पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां जो थी 1993 के आसपास, 89 के आसपास जो है उस समय का एक कालखंड रहा। उस समय यह टाडा एक्ट लाया गया था पंजाब की गतिविधियों को देखते हुए। 1995 में इसे ख़त्म कर दिया गया और इसके स्थान पर पोटा जो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाया गया। पोटा में सेक्शन 3 में आतंकवाद के दंड के बारे में बताया गया और यहाँ पर आतंकवाद की व्याख्या भी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो खतरनाक हथियारों का प्रयोग करता है जिससे कि किसी की मौत हो जाए
तो तब यह कार्रवाई जो है वह आतंकवादी कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि इससे सरकारी सेवाओं में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर भी एक खतरा है। तो 3 में पोटा की धारा 3 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर मृत्युदंड तक के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की घटना पर जहां पर 30 राउंड AK-49 से फायर किए गए, रशियन बुलेट राइफल से फायर किए गए, तो वहाँ पे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह का अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचें। दोस्तों, इसी के साथ में सिक्योरिटी पे भी बड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि उनकी सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कमी कर दी गई थी। दोस्तों, हमारे देश में सरकारों के द्वारा 4 प्रकार की सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाती है, जिसमें Z+, Z, XY ग्रुप की सिक्योरिटीज़ होती हैं। इसमें राजीव गांधी हत्या के बाद में SPG सिक्योरिटी का भी गठन किया गया था, लेकिन SPG जो है वह SPG कमांडो जो हैं वह ओनली प्राइम मिनिस्टर के लिए होते हैं और उन्हीं की सुरक्षा के लिए यह गठित की जाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार Z+, Z, XY सिक्योरिटीज़ जो मुहैया करवाती है, उसमें प्रमुख VIPs लोग होते हैं जिनको यह सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। इसके अलावा यह सिक्योरिटी स्वतः ही राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, पूर्व जज या रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जज, नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, फिल्मी कलाकार, साधु संत या कोई आम नागरिक को भी उसकी जान माल को कितनी हानि हो सकती है, उस आधार पर सरकारें जो है, सरकार का जो गृह मंत्रालय जो होता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार का, वो इस तरह की सिक्योरिटी मुहैया कराती है। इससे पहले उनकी जो गृह मंत्रालय की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह यह जांच करती है कि उनको किस हद तक या कितनी सिक्योरिटीज़ की उनको ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त अगर कोई VIP किसी क्षेत्र में जाता है तो उस राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाए। इसलिए ही कई प्रकार के क्वेश्चन सिक्योरिटी के ऊपर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यह जिम्मेदारी जो होती है वो सरकारों के हाथों में ही होती है। इसके बारे में जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया, लॉ एंड ऑर्डर, ये कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि यह इस घटना के पीछे क्या कारण रहे और इसमें क्या सज़ा अपराधियों को होनी चाहिए? आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसी के साथ में हम आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।